साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज जिन बड़ी खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले हे राम, घोटाले में कितने नाम, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और इस प्रारंभिक रिपोर्ट में आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो जांच के घेरे में और जिन पर एफआईआर हो सकती है, जिन पर कार्रवाई हो सकती है, आज इसकी बात होगी। इसी के साथ बात होगी करोड़ों के चढ़ावे क्या अब ऑनलाइन होने वाले हैं। राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी की खबर आई, उसके बाद क्या बड़े बड़े मंदिर अपने चढ़ावे ऑनलाइन करने वाले हैं, इसकी तैयारी दिख रही है। आज इस खबर के बारे में आपको बताऊंगी। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि टीएमसी से दीदी की छुट्टी हो गई है। वो पार्टी टीएमसी जिसे ममता बनर्जी ने खड़ा किया, आज उसी पार्टी ने दरवाजा ममता बनर्जी पर बंद कर दिया। आज ये खबर भी दिखाऊंगी। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि मौत की इमारत पर आखिर बुलडोजर कब चलेगा। वो इमारत जो रिहायशी इलाके में बनी, लेकिन काम हो रहा था कोचिंग सेंटर का, काम हो रहा था गेमिंग जोन का। इस मौत की इमारत में 15 जाने चली गई, इस पर बुलडोजर कब चलेगा। इसी के साथ बात करूंगी सोनम जैसी सिया की। सोनम रघुवंशी केस आपको याद होगा। सोनम अपने पति को मेघालय लेकर गई, वहां उसकी हत्या कर दी और फिर अनजान बन गई। उसी तरह का प्रकरण एक बार फिर सामने आया है। आज सबसे पहले शुरुआत इसी खबर से कर रही, सोनम जैसी सिया। सबसे पहले आपको दिखाती हूं और याद दिलाती हूं सोनम रघुवंशी केस। आपको याद है किस तरह यह खबर सुर्खियां बन गई थी जब सोनम रघुवंशी अपने पति को लेकर, राजा रघुवंशी को लेकर मेघालय गई, हनीमून पर गई और वहां उसके बाद पति के गायब होने की खबर आई। पति खाई से गिर गया। बाद में पता चला कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की थी। ठीक उसी तरह का मामला फिर से सामने आया। इस बार मंगेतर ने हत्या कर दी, सिया ने केतन की हत्या करी है। और ये तस्वीरें अब सामने आप दोनों को देख रहे हैं। एक तरफ आप सोनम रघुवंशी, उनके पति राजा रघुवंशी को देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सिया को। 20 साल की सिया ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन की कैसे हत्या कर दी, मैं ये खबर आज आपको बताने वाली हूं। लेकिन आप सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। ये 20 साल की सिया जिसकी शादी केतन से होने वाली थी, शादी से ठीक पहले एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वो वीडियो आपको दिखाती हूं। सिया और केतन का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर कोई भी सोचेगा कि दो लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, शादी करने वाले हैं, दोनों मंगेतर हैं। ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर सिया ने पोस्ट की। कोई सोचेगा भी नहीं कि इस तस्वीर के पीछे का भी एक पहलू है। कोई सोचेगा भी नहीं कि इस तस्वीर के पीछे हत्या की एक पूरी प्लानिंग थी। तो ये इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया सिया ने। बगल में मंगेतर केतन है और जो वीडियो दिखा उसमें केतन फूल देता दिख रहा है, बर्थडे पर सरप्राइज देता दिख रहा है। इस पूरे वीडियो को खुद सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई है, जो मैं आपको बताने वाली हूं, वो हैरान करने वाली। महाराष्ट्र के पुणे में इंदौर के राजा रघुवंशी जैसा मर्डर केस सामने आया है। केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी होने वाली थी। सिया गोयल ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी। जी, 19 जून को सिया का बर्थडे था। जश्न के लिए केतन को वहां बुलाया। सिया बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केतन को पहाड़ पर ले गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोहागढ़ फोर्ट, यहीं पर ले गई अपने मंगेतर को। सिया ने केतन को लोहागढ़ में ट्रैकिंग के लिए राजी किया कि हम लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। 20 साल की सिया ने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को भी वहां बुला लिया, यानी मंगेतर भी और बॉयफ्रेंड। दोनों ने मिलकर केतन को 350 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। खाई से धकेल कर 19 जून को केतन अग्रवाल की हत्या कर दी गई। 24 साल के केतन अग्रवाल की मौत शुरुआत में एक हादसा लगी, सबको लगा एक एक्सीडेंट हुआ है। और सिया ने ही यह बताया। सिया ने कहा कि ट्रैकिंग के दौरान केतन का पैर फिसल गया था। फोटो खींचते समय पैर फिसलने से केतन खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब सिया के दावों पर केतन के घर वालों ने यकीन भी कर लिया। उन्हें लगा कि बच्चे गए, वहां एक हादसा हो गया और केतन नहीं रहा। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच की और जब जांच की तो हत्या का सच सामने आ गया। 20 साल की सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और इसके चलते उसने केतन की हत्या कर दी। तस्वीर आपको दिखाती हूं।
जब वहां पर इसके बारे में पता चला तो उसके बाद देखिए कैसे खाई से पुलिस ने केतन का शव बरामद किया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस वहां पहुंची और केतन का शव वहां से निकाला गया। केतन का शव, केतन की डेड बॉडी वहां से रिकवर हुई और इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आने लगे। सोनम रघुवंशी के केस से हम इसका मिलान क्यों कर रहे हैं, जरा यह भी समझिए। सिया ने अपने मंगेतर केतन की हत्या साजिश के तहत की। केतन की हत्या की पहली कोशिश में वो नाकाम रही थी, यानी इससे पहले भी उसने एक कोशिश की थी। पुलिस का यह दावा है सिया ने 14 जून को पहली कोशिश की केतन को मारने की। सिया 14 जून को अपने मंगेतर केतन को लोहागढ़ लेकर गई थी। पुलिस का दावा है कि सिया ने केतन को सांप का डर दिखाया। अब सांप का डर दिखाकर घाटी की ओर ले जाने की कोशिश की। उस दिन सिया की साजिश नाकाम रही, केतन बच गया था। 19 जून को सिया ने फिर से लोहागढ़ में ट्रेकिंग की योजना बनाई और सिया ने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को भी मौके पर बुला लिया। अब आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को किले से धक्का दे दिया। 350 फीट गहरी खाई में गिरकर केतन घायल हुआ और केतन की मौत हो गई। तो आज ये हैरान करने वाला सच सामने आया और पुलिस खुद इस घटना के बारे में बता रही है। लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं। लोहागढ़ में कैसे आरोपी चेतन चौधरी भी नजर आया, यानी सिया का मंगेतर। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं जो चेतन चौधरी की तस्वीर है, यानी सिया का वो दोस्त जिससे सिया ने वहां बुलाया था। तस्वीर के इस तरफ जो आप दो लोगों को देख रहे हैं वो सिया और केतन है और दूसरी तरफ जो तस्वीर में आपको व्यक्ति नजर आ रहा है सीढ़ी चढ़ता हुआ, वो सिया का दोस्त चेतन चौधरी। यानी दोनों एक ही जगह पर मौजूद थे और प्लानिंग के तहत पहुंचे। आपको सुनवाते हैं पुलिस ने क्या बताया इसके बारे में। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने बताया कि कैसे दोनों के बारे में जानकारी हाथ लगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। आपको बताते हैं पुलिस ने हादसा मानकर केतन की मौत की जांच शुरू की थी, क्योंकि यही बात सिया ने बताई थी। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान कुछ बातें उन्हें संदिग्ध लगी, यानी सिया घटना की जुड़ी अहम जानकारियां नहीं बता पा रही थी। उससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ हो रही थी, लेकिन सिया बातें विरोधाभासी करने लगी, यानी एक बात बताती दूसरी बात का मेल नहीं हो पा रहा था। पुलिस को सिया पर इसी बात से शक हुआ। तकनीकी जांच शुरू की गई। पुलिस ने सिया के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, कॉल डिटेल्स खंगाली गई और सिया की सोशल मीडिया एक्टिविटी की भी जांच की गई। ये सब कुछ पुलिस ने इसलिए किया क्योंकि पुलिस को सिया के बयान विरोधाभासी लग रहे थे। अब जांच टीम ने सिया से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की भी मांग की। जांच में पुलिस को सिया और चेतन के संबंधों का पता चला। शक होने पर पुलिस ने दोनों की भूमिका की जांच शुरू की। पुलिस का दावा है कि दोनों केतन को रास्ते की बाधा मानते थे, यानी अपने रास्ते का रोड़ा जिसे वो हटाने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए रिया और चेतन ने मिलकर केतन की हत्या कर दी है। अब पुलिस ने केतन के मर्डर के आरोप में सिया और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीर जरा आपको दिखा देती हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं सिया और केतन को, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले सिया ने उसकी हत्या कर दी और दूसरी तरफ उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है हत्या के आरोप में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं और पुलिस अब दोनों से इस पूरे मामले में और पूछताछ करेगी। मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, इसी पुणे मर्डर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रही हूं। केतन अग्रवाल हत्याकांड में मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। सिया गोयल 7 दिन की पुलिस कस्टडी में है और चेतन चौधरी भी 29 जून तक हिरासत में रहेगा। वडगांव कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। पूछताछ और सबूत जुटाने में पुलिस लगी हुई है। तो पूछताछ और सबूत जुटाने में पुलिस लगी हुई है।
मैं आपको बता रही हूं कि सोनम रघुवंशी का केस याद करिए। एक बार जरा दिखाइए सोनम रघुवंशी के साथ सिया की तस्वीर। सोनम रघुवंशी का केस बहुत चर्चित रहा और इसीलिए रहा क्योंकि सोनम ने अपने पति को दूर मेघालय जाकर उसकी हत्या कर दी थी। जो तस्वीरें दोनों की सामने आई थी उनमें दोनों में बहुत गहरा प्रेम नजर आ रहा था, लेकिन जब असलियत सामने आई तो सब हैरान रह गए थे कि कैसे सोनम ने अपने पति को दूर मेघालय ले जाकर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद उसने एक कहानी रची। उसने ये कहानी रची कि कैसे उसके पति की हत्या कर दी किसी ने और उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, उसे पता ही नहीं चला। बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि सोनम सरासर झूठ बोल रही थी। ठीक उसी तरह की कहानी सिया के सामने आई। सिया ने यह बताया कि कैसे केतन का पैर फिसल गया और वो खाई से नीचे गिर गया, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि सिया ने बकायदा इस हत्या को प्लान किया है और इसीलिए उसने इंस्टाग्राम पर भी ऐसे पोस्ट डाले जो ये बता रहे थे कि वो कितना प्रेम करती है केतन से। अब आपको बताती हूं कि केतन और सिया की शाही शादी का प्लान था। शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान था। घर वालों ने शादी के लिए नवंबर की डेट फिक्स की थी। राजस्थान में उदयपुर के शाही पैलेस में यह शादी होनी थी। अब मेहमानों को ठहराने के लिए पैलेस के 40 कमरे बुक किए गए थे। सोचिए, इतने बड़े स्तर पर यह तैयारियां चल रही थी। शादी के लिए दोनों के घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन्स की व्यवस्था की गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा इस शादी पर खर्च होने वाला था। केतन पुणे के रहने वाले हैं, रियल एस्टेट का वो कारोबार कर रहा था। परिवार की रियल एस्टेट कंपनी में वो डायरेक्टर थे, यानी कि सीधे सीधे इस शादी में जो पैसा लग रहा था, आप समझ सकते हैं कि परिवार के लिए कितनी अहम थी और कितने अरमानों से अपने बेटे का वो शादी कर रहे थे। सिया गोयल पुणे के बड़े मसाला कारोबारी की बेटी है। केतन और सिया की शादी दोनों के घर वालों ने तय की। शादी से पहले केतन सिया टूर पर बाली जाने वाले थे, लेकिन यात्रा से पहले सिया पासपोर्ट खोने की बात कहने लगी, यानी उसका पासपोर्ट नहीं है ये उसने बात कही। सिया ने रास्ते में ही पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया, ये पुलिस कह रही है। पुलिस का दावा है कि पासपोर्ट उसने फाड़कर फेंक दिया जिससे उसे बाली ना जाना पड़े। पुलिस का दावा है कि जानबूझकर बाली का ट्रिप उसने रद्द करवाया और यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जिस तरह से उसने हत्या की प्लानिंग की उसे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब केतन की मां सिया को फांसी देने की मांग कर रही है। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे से। उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। आपने सुना कि केतन की मां क्या कह रही है। वो कह रही है इसका जिस तरह से हत्या की गई वो कड़ी से कड़ी सजा चाहती है, फांसी की सजा की मांग कर रही है। सिया और केतन के इंस्टाग्राम वीडियो मर्डर से पहले के जब ये वीडियो सामने आता है तो उसके बाद एक सनसनी फैल गई। और आपको ये भी बताऊं कि केतन के पिता कह रहे हैं कि अगर यहां नहीं मारती तो कहीं और ले जाकर मारती। उनके बेटे को महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर ले जाकर उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही थी। महाबलेश्वर ले जाने की बात वो बार बार कर रही थी और इसीलिए क्योंकि महाबलेश्वर में वो बेटे की हत्या करना चाहती थी। तो ये खबर जब आज सामने आई तो जाहिर तौर पर सोनम रघुवंशी के केस से इसकी तुलना होने लगी। और हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से हत्या की, उस हत्या के बाद एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और उस मनगढ़ंत कहानी को पुलिस ने आखिरकार अपनी इन्वेस्टिगेशन में पकड़ लिया। और अब बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। राम मंदिर विवाद की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। योगी की टेबल पर एसआईटी की रिपोर्ट। एक्शन में सरकार, नफे के गुनहगार। चंदा चोरों पर होने वाली है बड़ी कार्रवाई।
राम मंदिर विवाद की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एसआईटी के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। संजय प्रसाद को आप देख रहे हैं और वो सरकार में गृह सचिव हैं और उनको रिपोर्ट सौंपी गई है और इसका सीधा मतलब ये है कि यूपी सरकार तक एसआईटी की प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अब आपको बताऊं कि चढ़ावा चोरी आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने ये रिपोर्ट सौंपी। एसआईटी की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे, मंदिर व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाए गए, कर्मचारियों से ट्रस्ट पदाधिकारियों के रिश्तों की जांच का जिक्र है, रकम गिनने वाले कर्मचारियों की भर्ती पर सवाल उठाए गए, चढ़ावे की रकम गिनने वाले कर्मचारियों पर गंभीर टिप्पणियां की गई। रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती व्यवस्था को लेकर कई सवाल है। एसआईटी ने चढ़ावे की निगरानी के इंतजाम पर भी सवाल उठाए। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। किसी को भी चढ़ावे से जुड़े कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद गुनहगारों पर एक्शन लिया जाएगा। टीम जांच को विस्तार देना चाहती है और इसीलिए और समय की मांग की गई। एसआईटी ने जांच में मदद के लिए और अफसरों की भी डिमांड रखी है और जांच टीम ने रिपोर्ट एडिशन चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को दी है। संजय प्रसाद खुद भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र के ट्रस्टी हैं। तो ऐसे में अब इस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई क्या होगी, इसे लेकर बात पूछी जा रही है। अयोध्या चढ़ावा विवाद में एसआईटी ने जिस तेजी से कार्रवाई की, उससे एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख बेहद सख्त है। वो किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं। लेकिन इस बीच चढ़ावे का काशी मॉडल चर्चा में आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि चढ़ावे का काशी मॉडल क्या है। अयोध्या चढ़ावा विवाद के बीच काशी मॉडल की चर्चा हो रही है। देश भर में काशी विश्वनाथ चढ़ावा मॉडल की तारीफ होती है। काशी में दान चढ़ावे की निगरानी का एक 3 लेयर सिस्टम, चढ़ावे की गिनती का सिस्टम डिजिटल और पारदर्शी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे के 3 तरीके, भक्त क्यूआर कोड, वेबसाइट और ऐप से चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब मंदिर के काउंटर पर नकद या चेक देकर आप रसीद लेते हैं। भक्त मंदिर में रखी 56 हुंडियों में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब मंदिर के सभी दान पात्र हर हफ्ते 2 बार खोले जाते हैं। चढ़ावे की गिनती दिन में खुले परिसर में की जाती है। चढ़ावा सरकारी अधिकारियों की निगरानी में होता है। सीसीटीवी कैमरे से गिनती की पूरी निगरानी की जाती है और कैश की गिनती बैंक के अफसर और कर्मचारी खुद करते हैं। कैश को तुरंत सीलबंद बक्सों में भरकर बैंक भेजा जाता है। चढ़ावे में मिले सोने चांदी की वैल्यू तुरंत तय की जाती है। सोने चांदी को सरकारी ट्रेजरी या लॉकर्स में भेजा जाता है। अब ऐसे में आज एसआईटी की रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। राम मंदिर में चंदे की जो चोरी हुई है, तो पहले तो सरकार चाहती थी कि बात निकल के बाहर नहीं आए, सामने नहीं आए, और जब इस बात निकल के सामने लाई गई तो पता चला है कि जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे कई 100 करोड़ों का इसमें घोटाला किया गया है। वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी नीयत कोई राम से उनको प्रेम नहीं है अखिलेश यादव, उनको अपने चुनाव के दृष्टि से मसाला खोज रहा है। सरकार ईमानदार है और अगर राम भक्त है सरकार, तो उत्तर प्रदेश की सरकार तत्काल आदेश करे, सिटिंग हाई कोर्ट की सिटिंग जज से समयबद्ध इसकी जांच करावे, तब जनता को विश्वास होगा, जब जनता इस बात को मानेगी। एसआईटी किसकी गठित है? उसी सरकार की जिसकी लोगों ने ये ट्रस्ट बनाया है। आप ही अपने ऊपर इंक्वायरी करेंगे तो क्या इंक्वायरी होगी? दीपापोती का मामला है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। एसआईटी टीम गठित है, जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें सरकार की भी निगाह हो गई है और न्यायालय का भी इस पर नजर है। ये लूट नहीं है, ये डकैती है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय लेजिस्लेशन में गठित कमेटी द्वारा समिति द्वारा जांच होनी चाहिए थी। लगातार बोला जा रहा था कि घपला हो रहा है, पूरे दुनिया
दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। महत्वपूर्ण स्थल है राम जन्मभूमि, इसको देख लीजिए। लेकिन कहते कहते थक गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाकर के फिर से नींद खुली है। तो भ्रष्टाचार है, तो देशद्रोह है, लेकिन अब इसकी गुहार हम कहाँ लगाएं? एसआईटी बनी है, एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी भी सरकार की है और अयोध्या भी सरकार के नजदीकी है, तो देखते हैं क्या। राम के नाम का चंदा और उसमें चोरी हो रही है, ये सरकार का फेलियर है। नीचे से ऊपर तक सभी भ्रष्ट हैं। राम को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के लिए। अब राम मंदिर में जिस तरह का चढ़ावा चल रहा है, उसके बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस चढ़ावे की चोरी कितनी आसान है। मैं आज आपको बताती हूँ कि अलग अलग मंदिरों में सालाना कितना चढ़ावा चढ़ता है। सबसे पहले तिरुपति बालाजी की मैं बात कर रही हूँ। तिरुपति बालाजी में 3500 से 5000 करोड़ का चढ़ावा सालाना चढ़ता है। इसी के साथ वैष्णो देवी मंदिर की अगर बात करूं तो 5000 से 800 करोड़ का चढ़ावा सालाना यहां चढ़ता है। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में तकरीबन 800 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। वहीं सबरीमाला मंदिर में 300 से 350 करोड़ का चढ़ावा। गुरुवायूर कृष्ण मंदिर में 250 से 400 करोड़ का सालाना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। जगन्नाथपुरी की बात करते हैं। जगन्नाथपुरी में 200 से 250 करोड़ का चढ़ावा सालाना चढ़ाया जाता है। और वहीं सिद्धि विनायक मंदिर में लोग दर्शन के लिए आते हैं मुंबई में, 150 से 250 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी दान प्रक्रिया और गिनती की प्रक्रिया को अब राम मंदिर में भी लाने की बात कही जा रही, वहां तकरीबन 100 से 200 करोड़ का चढ़ावा सालाना चढ़ रहा है। अब आपको बताती हूं कि इस चढ़ावे के साथ साथ और राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी की खबर आई, उसके बाद अलग अलग मंदिरों में चढ़ावा गिनती की प्रक्रिया को लेकर बदलाव की खबर है। आप इस वक्त देख रहे हैं उज्जैन का महाकाल मंदिर और वहीं खंडवा का ओमकारेश्वर मंदिर। ये दो बड़े ज्योतिर्लिंग हैं भगवान प्रभु श्री शिव जी के, और शिव जी के दो ज्योतिर्लिंग, जहां पर अब चढ़ावा की गिनती को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। वो बदलाव क्या होंगे जरा वो आपको बताते हैं। तो इन दो प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में अब क्या चढ़ावा की गिनती का जो पूरी प्रक्रिया है वो बदलने वाली है। अयोध्या चढ़ावा विवाद के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट पर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कैशलेस सिस्टम लागू हो सकता है। चढ़ावे कैश में लेने की जगह क्यूआर कोड से लिए जाएंगे। क्यूआर कोड से चढ़ावे में एक एक पैसे का हिसाब रहेगा। खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर में भी चढ़ावा सिस्टम बदलने वाला है। अभी बड़ी संख्या में भक्त भगवान को नकद चढ़ावा देते हैं। चढ़ावा ऑनलाइन करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है और कमेटी इन मंदिरों में उन मंदिरों में जाएगी जहां प्रबंधन बेदाग है। मॉडर्न कमेटी की रिपोर्ट के बाद कस्टमाइज्ड कार्य योजना बनेगी, यानी कि अब चढ़ावा आप डिजिटल और ऑनलाइन दे पाएं, और इन ज्योतिर्लिंगों में इसी की व्यवस्था की जा रही है। इस बीच अयोध्या मंदिर में चढ़ावा विवाद को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ी बात कही। वो ट्रस्ट को क्या सलाह दे रहे हैं, जरा सुनिए। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने पदों से हट जाना चाहिए। जब तक जांच चल रही है तब तक, क्योंकि न्याय हो ये जरूरी है, लेकिन न्याय होता हुआ भी दिखे ये और जरूरी है। देखिए, जैसा चल रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, उसके अनुसार यदि ये सत्य है तो योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार न्याय करेगी, हमें ऐसी लगता है। और अब बात करती हूँ लखनऊ में जिस तरह का अग्निकांड हुआ, उसके बाद सवाल बने हुए हैं। सवाल यही कि 15 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है, 15 मौत का जिम्मेदार कौन है।
लखनऊ में जो अग्निकांड आपने देखा, उसके बाद अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि ये गैरकानूनी तरीके से रिहायशी इलाके में जो कमर्शियल बिल्डिंग चल रही थी, इस पर योगी का बुलडोजर कब चलेगा? आखिर इस इमारत में आग लग गई, इसमें 15 लोगों की जान चली गई, अब इस पर बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि यहाँ जो आग लगी उसमें 15 जाने गई। आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए यही वो तस्वीर है, पूरा दिखाइए इसे। कल जिस तरह से जलकर पूरी बिल्डिंग खाक हो गई और समय भी नहीं मिला लोगों को निकलने के लिए, लोगों ने कैसे कूद कर जान बचाई है, ये देखिए, ये तस्वीरें याद करिए, कूद कर और वहां लटके हुए तारों से नीचे उतरकर लोगों ने अपनी जान बचाई। एलडीए ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस भेजा है, 15 दिन में जवाब मांगा है। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की व्यवस्था भी नहीं थी और इसीलिए लोगों का दम घुट के जान चली गई। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तारों से लटक कर नीचे आना पड़ा जान बचाने के लिए। अब सबसे बड़ी लापरवाही क्या हुई थी, ये जरा समझिए। आने जाने का एक ही रास्ता था, तो यानी जब आग लगी तो रास्ता बंद, कोई निकल नहीं पा रहा था। फायर सेफ्टी के कोई व्यवस्था नहीं, किसी तरह की कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी और रिहायशी इलाके के अंदर ये कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई। यहां पर गेमिंग जोन खोल दिया गया, कोचिंग सेंटर खोल दिया गया। आखिर ये सारी लापरवाही, इनके चलते वो घटना घटी जो कल हमने देखी। सवाल है कि क्या लापरवाही ने लोगों की जान ली? क्या नियमों को ताक पर रखा गया? क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक ही आने जाने का रास्ता था, तभी तो लोगों को दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे पुलिस कर्मियों ने कल दीवार तोड़ी और फिर लोगों की जान बचाई, वरना लोग वही दम घुट कर रह जाते। जिन लोगों की जान गई उनके बारे में अब बताया जा रहा है कि उनकी जान झुलस कर नहीं गई, उनकी जान दम घुटने से गई। आपको बताती हूं कि इस पूरे प्रकरण में लोगों के कैसे दम घुट गया। कोचिंग सेंटर का एक ही मुख्य गेट, ये गेट ऑटोमेटिक था, यानी कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगे हुए, थंब इंप्रेशन से खुलता और बंद होता था। यानी आप अंगूठा लगाएंगे तो दरवाजा खुलेगा, वापस लगाएंगे तो बंद होगा। आग लगने की वजह से गेट लॉक हो गया। अब बायोमेट्रिक सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। गेट लॉक होने से लोग अंदर ही फंसे रह गए। अब इस बात पर गौर करिए कि जहां पर भी इस तरह के बायोमेट्रिक सिस्टम्स रहते हैं, वहां इस तरह का खतरा हो सकता है। आपके बच्चे अगर कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, आप खुद कहीं काम के लिए जाते हैं, अगर ये बायोमेट्रिक सिस्टम्स लगे हों और इस तरह से बंद हो जाएं तो कभी भी हादसा हो सकता है। बिल्डिंग में आने जाने का एक ही रास्ता था, इमरजेंसी एग्जिट्स का दूसरा रास्ता ही नहीं था। छत पर जाने वाले रास्ते का दरवाजा भी लॉक था। अफरा तफरी के बीच लोग कहीं निकल नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। अंदर फंसे लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। ये मैं फिर बता रही हूं, जलने से नहीं, दम घुटने से मौत हुई। और हमारे सहयोगी अजय दुबे ने बताया कि अग्निकांड के बाद बिल्डिंग के अंदर कैसे हालात थे, क्योंकि जब वो खुद गए तो वहां पर उन्होंने ये महसूस किया कि कैसे उनसे भी सांस नहीं ली जा रही थी। और ये घटना के काफी घंटों बाद की तस्वीर है, जरा देखिए। आगे बढ़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें की क्या अंदर की स्थिति थी, किस तरीके की चुनौती थी। इन चुनौतियों के बीच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता आगे बढ़कर इन चुनौतियों को दिखा रहे हैं। कैसे देखिए आग की लपटों का असर किस तरीके से यहाँ पर है, सब कुछ काला हो रखा है। आगे बढ़कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर की तरफ सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो पेट शॉप है, पेट शॉप के अंदर की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पेट शॉप के अंदर की तरफ जहां पर स्टॉक रखा हुआ था, ये स्टॉक जल रहा था। और इस स्टॉक को देखिए और समझिए, जो जगह है सब कुछ बिखरा हुआ है। भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरों के साथ हम आपको अंदर का दिखाएंगे। अब उस फ्लोर पर हम पहुंच गए हैं जहां पर ये मूल हादसा हुआ था और इसके अंदर का स्टॉक है। और सीधे अब उस फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा डेड बॉडीज मिली है। जिस जगह से ये डेड बॉडीज मिली है और इन डेड बॉडीज के पीछे ये वो दरवाजा है जो दरवाजा खुला नहीं था और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज थी
मिली थी। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहां पर डेड बॉडीज मिली थी। अंदर की तरफ आग नहीं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये डेड बॉडीज मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की तमाम। अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है, अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर क्या कुछ हुआ था। इसी के बाद में यहाँ पर तमाम चीजें बिखरी हुई दिखाई दी थी। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है। इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। ये जो कोना है, इसी कोने से थार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि अजय दुबे किस तरह से हाँफ रहे थे और उनका ये कहना था कि अंदर जिस तरह से आग लगने के बाद धुआं हुआ उसका असर आज तक था, यानी कि काफी घंटों बाद तक था। तो सोचिए कि लोगों की क्या हालत हुई होगी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार साहू, इन चारों को गिरफ्तार किया गया। इनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय एसआईटी घटनास्थल पर पहुंची। एसआईटी ने सबूत जुटाए और उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि ये इमारत जिनके नाम थी वो कैसे रिहायशी इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चला रहे थे, किसी को समझ नहीं आया। लेकिन क्या सिर्फ गलती उनकी थी या फिर लोकल अथॉरिटीज की भी, जिन्होंने ये होने दिया। अग्निकांड स्थल पहुंची एफएसएल की टीम, 6 सदस्यीय फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। इमारत के अंदर एफएसएल टीम मास्क लगाकर पहुंची। अब आप समझ सकते हैं कि मास्क लगाकर क्यों पहुंची, क्योंकि आग बुझने के बाद भी हल्का धुआं और गैसेस अंदर मौजूद थीं। और इसीलिए मैंने आपको अपने सहयोगी की रिपोर्ट दिखाई थी, जिससे आप समझ पाएं कि कितनी बुरी हालत वहां हुई होगी आग लगने के बाद। इस अग्निकांड के बाद एक्शन में योगी सरकार थी। मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इमारत के मालिकों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश साहू को अरेस्ट किया गया, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। मामले में 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार, अग्निशमन अधिकारी कमलेंद्र कुमार सिंह, एलडीए के एई अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे। जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया है और आग लगने के कारणों की जांच अब एसआईटी करेगी। 7 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने समिति बनाई है और अध्यक्षता अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा कर रहे हैं। 5 सदस्यीय समिति अग्निकांड की जांच करेगी। जल्द ही अग्निकांड की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अब योगी सरकार का एक्शन शुरू हुआ तो बिल्डिंग मालिक के घर पर ताला लग गया। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की रिपोर्ट दिखाती हूं आपको, जिसमें जिन्होंने ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रिहायशी इलाके में खोल दिया, उन्होंने अपनी रिहायशी यानी अपना घर कितना आलीशान बनाकर रखा है, जरा वो भी देख लीजिए। लखनऊ के अलीगंज में जिस इमारत में आग लगी वो इमारत शुक्ला परिवार की थी और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये शुक्ला परिवार का घर है और उस घर पे किस तरह ताला लगा है आप खुद देखिए। जो शुक्ला परिवार है इसने साल 2013 में जो अलीगंज की ज़मीन थी वो ज़मीन खरीदी थी और 2014 में उसका नक्शा पास कराया था, जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर नक्शा पास हुआ। इसके बाद वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई। एलडीए की तरफ से एक नोटिस दी गई और जब नोटिस दी गई तो उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई में शुक्ला परिवार ने दावा किया कि वो जो बिल्डिंग है उसकी एसओपीज़ पूरी तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से है, इसलिए वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना हो। जाहिर है वहाँ कोई फायर एग्जिट नहीं था और इस वजह से जब आग लगी तो लोग निकल नहीं पाए। और अब सवाल उठ रहा है इस शुक्ला परिवार का, जिसमें से एक सदस्य की गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल बाकी जो पूरा परिवार है वो यहाँ से गायब है। तो अब पुलिस लगातार जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर गड़बड़ी हुई तो हुई कहाँ। सवाल बड़े हैं। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम आखिर क्यों नहीं था? अब फायर विभाग कहता है कि एनओसी की जरूरत नहीं है। 15 मीटर से जो छोटी बिल्डिंग्स हो तो उनमें एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आग बिल्डिंग की ऊंचाई देखकर लगती? छोटी बिल्डिंग्स में लोगों की जान की कीमत नहीं? एलडीए ने 2016 में बिल्डिंग ध्वस्त करने का आदेश दिया था,
10 साल में बिल्डिंग के अवैध हिस्से को नहीं गिरा पाया। कैसे ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद मामला दबा रह गया। 2014 में बिल्डिंग का आवासीय नक्शा पास हुआ। आवासीय नक्शे के बाद कमर्शियल बिल्डिंग कैसे बन गई? क्यों लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्यान नहीं दिया? लखनऊ नगर निगम भी आंखें मूंद कर टैक्स वसूलता रहा। आवासीय नक्शा पास बिल्डिंग से कमर्शियल टैक्स तो वसूला गया, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक ही बिल्डिंग का 2 इस्तेमाल कैसे हो सकते हैं, ये क्या वहां के प्राधिकरण जवाब दे पाएगा? शायद नहीं। लखनऊ अग्निकांड के घायलों से मिलने अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की, कहा पीड़ित परिवारों को पूरी मदद मिले और नौकरी पेशा घायलों को भी पूरी सैलरी दी जाए। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ देना चाहिए। बहुत दुखद है और दुखों में अपने बेटे का, परिवार का खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। दुखों में भी सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि आप अपने परिवार के बेटे को, परिवार के सदस्य को खो दें। और अगर सुरक्षा को लेकर के, अगर सुरक्षा नियमों का पालन हुआ होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है, और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है? और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा, तब जाकर के नक्शा पास होगा। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर सी। क्या दीदी के हाथ से निकल गई है टीएमसी? अब टीएमसी से ही आउट हो गई है ममता बनर्जी। टीएमसी के बागी विधायकों ने एक 5 स्टार होटल में अहम बैठक की। अब यहां इस मीटिंग में पीछे पोस्टर में गांधी, टैगोर, अंबेडकर की तस्वीरें तो थी, लेकिन ममता बनर्जी की कोई तस्वीर नहीं थी। टीएमसी के स्पेशल सेशन के पोस्टर पर ममता का चेहरा भी नहीं था। और इसी बैठक में बंगाल की सियासत का बहुत बड़ा फैसला हुआ। बगावत के बाद बागी विधायकों ने अध्यक्ष बदल दिया है। ममता बनर्जी को टीएमसी के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। विधायक अरूप रॉय को नया अध्यक्ष बनाया गया। अभिषेक बनर्जी को पार्टी महासचिव पद से सस्पेंड कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को विधानसभा का बजट सत्र था। सत्र के बाद बागी विधायकों ने एक होटल में बैठक की और बैठक में तृणमूल के 60 बागी विधायक शामिल हो गए। अब कोलकाता के लगभग 70 पूर्व पार्षद भी यहां पर मौजूद थे। कम से कम 16 जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक पहुंचे। बैठक में नेशनल वर्किंग कमेटी का गठन किया गया और संदीपन साहा, जावेद खान ऋतुव्रत महासचिव बने और फिराद हकीम, अरूप बिस्वास, रतिन घोष उपाध्यक्ष। अगले 21 दिनों में वे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएंगे और तृणमूल के बैंक अकाउंट्स को अपने पास कैसे रखा जाए, इस बारे में भी बागी गुट कानूनी सलाह लेगा। बैठक के बाद ऋतुव्रत बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी। आज एक्चुअली यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था, उस स्पेशल सेशन में डेलीगेट लोग यूनानिमसली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और एनडब्ल्यूसी इसका चुनाव हुआ है, गठन हुआ है। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एविडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। अब आपने सुना ऋतुव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि पार्टी में अब अभिषेक बनर्जी की भी जगह नहीं है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और अरूप रॉय को पार्टी की कमान से दी गई है। अब कौन है अरूप रॉय? बंगाल की सियासत में अरूप रॉय जाना पहचाना नाम है। कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन से उन्होंने शुरुआत की थी। राजनीतिक पारी 1998 में ममता ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई। तब अरूप उन शुरुआती और वफादार नेताओं में से एक थे जो उनके साथ चले गए। शुरुआत के दिनों के संघर्ष के साथी थे अरूप रॉय। हावड़ा में टीएमसी को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया और अब ममता की पार्टी जब टूट गई तो उस टूट के साथ वो भी चले गए। अरूप रॉय को संगठन का माहिर माना जाता है और 2026 में अरूप हावड़ा मध्य से चौथी बार विधायक बने। टीएमसी की सरकार में अरूप रॉय मंत्री भी रह चुके हैं और अब पार्टी की कमान उनके हाथ में सौंप दी गई है और ममता बनर्जी पार्टी से आउट हो गई। और आज के लिए माइक ऑन है में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे।
है।